भाइयों, मौजूदगी का परिचय दें और ये बता दें जिंदा है। अपन लोगों ने लास्ट टर्म तक सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन सीख ली है, यस और नो? और अपन लोगों ने बातों को कहां तक पहुंचा दिया है, जरा गौर फरमाएं। अपन लोगों ने सेंटर ऑफ मास को वास्तव में दो टुकड़े में पढ़ना है, अपने को ये बात समझ लें। उनमें से एक टुकड़ा निपटा दिया है कि वो सेंटर ऑफ मास जो स्पेशल पॉइंट है वो आखिर कहां पर होगा, क्या उसको ढूंढना सीख लिया है? पॉइंट मासेस हो तो हमें आता है, क्या कंटिन्यूअस बॉडी जो नोन है क्या उनके लिए भी आता है? सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग अगर बोले तो क्या सेंटर से ऊपर की तरफ जिधर मास है क्या 2r अपॉन पाई लाई करेगा? अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो क्या 4r अपॉन 3 पाई पे लाई करेगा? और अगर होलो हेमिस्फीयर है तो क्या सेंटर से मास की तरफ r/2 पे लाई करेगा? और अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है 3r अपॉन 10, अरे 3r अपॉन 8, सहमत है आप लोग? और अगर सॉलिड कोन है तो भैया h/3, सहमत है? और होलो कोन है तो h/4। ये सारी चीजें याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी तो धड़ाधड़ सवाल हो जाएगा। खैर, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात। आज थोड़ी सी बात हम लोग को करनी है जो थोड़ा सा अलग है। हेडिंग डालने कैविटी प्रॉब्लम, हेडिंग डालने कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम, हेडिंग डालने भाइयों कैविटी प्रॉब्लम। अभी किस बला का नाम है कैविटी प्रॉब्लम, जरा सुने ध्यान से। बेसिकली एक तरह का सवाल है जिसकी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा तो ये प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसको स्पेशली बस हेडिंग के रूप में लिए ले रहा हूं। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ सवाल। जिंदा है? अब देखो होता क्या है, उस सवाल के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि भाई साहब मेरे पास कोई है डिस्क। कौन है? डिस्क। किसी को शक है? मुश्किल लगा ना? ना। इसकी रेडियस आपको बोली गई है कितनी है बाबू? 2r। अरे, और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो है कितना? सिग्मा। मुश्किल लगा क्या? अच्छा, अगर मैंने डेंसिटी सिग्मा यूनिफॉर्म दे दिया, अभी बता दो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? अरे ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा यार। मुश्किल लगा क्या? अभी इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। सहमत है सब लोग? लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जानलेवा काम करने जा रहा हूं। मैंने क्या काम किया है, एक सर्कुलर कैविटी बना ली। क्या बना ली भाई? सर्कुलर कैविटी। ये ऐसी कुछ बनाइए, देखना ध्यान से। अरे दिख रहा है सबको? ये सर्कुलर कैविटी है भाई साहब। अब मुझे बताओ, अगर मैंने कैविटी ना काटा होता तो क्या सेंटर ऑफ मास सी पर ही होता? लेकिन क्या यहां तक का मास गायब कर दिया है? तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हुआ होगा, इधर। 100% क्लियर है कि मेरे भाई अगर आप देखोगे तो देखो इस एक्सिस के अबाउट तो आज भी जितना ऊपर उतना नीचे। मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर नहीं शिफ्ट हुआ होगा, मास गायब करने से क्या इधर शिफ्टिंग आ गई होगी? तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ अ कैविटी ऑफ रेडियस r। लिखे, सवाल लिख ले मेरे भाई, लिखे। A disk of radius 2r, a disk of radius 2r having a mass density sigma kg per meter square, sigma kg per meter square, if a cavity is made, if a cavity is made of radius r as shown, find out the location of center of mass from the center of disk, from the center of disk, from the center of disk, find out the center of mass from the center of disk। मतलब कैविटी के सेंटर से नहीं पूछा गया, कहां से पूछा जा रहा है? डिस्क। अरे सही है। अब कैसे करेंगे, याद रखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ में आना होगा तो एक बार में आ जाएगा। देखो मेरे को ये बात समझ में आई है, कैविटी कब बनी होगी जरा सोचिए ध्यान से।
तो मेरी अगर नजरों से देखेंगे तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क थी। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? जिसका सारा का सारा मास के यहाँ पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। हाँ, अभी माना जा सकता है, कब नहीं माना जा सकता होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। बोलो सही है? अरे कोई शक है? बेसिक सी बात है, सच बात है। अब मैंने किया क्या होगा, ये कैविटी बनाने के लिए दरअसल मैं मंगल ग्रह से एक मास लाया होगा। उस मास का नाम है नेगेटिव मास। क्या नाम है भाई? यहां पर कैविटी बनाने का मतलब क्या है कि इस रीजन में मास कितना है? 0। अरे तो मैंने कहा मान लेते हैं कि पूरी डिस्क भरी होगी। बोलो सही है? पूरी डिस्क पे पूरा पूरा मास होगा। बोलो सहमत है आप लोग? मैंने क्या किया होगा, एग्जैक्टली इतनी बड़ी डिस्क एक नेगेटिव मास की लाई होगी। बोलो सही है? कितनी बड़ी डिस्क? जितनी बड़ी अपनी क्या है, कैविटी। अरे तो इसकी डेंसिटी कितनी थी पहले? सिग्मा। इसकी कितनी मैंने ले ली? माइनस सिग्मा। क्या ये क्या सर मास कब से नेगेटिव होने लगा? वास्तव में मास नेगेटिव होता नहीं है। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कि मान लीजिए कि जहां कैविटी है वहां पर, कैविटी का मतलब वहां कोई मास, तो मान लीजिए कि जितना पॉजिटिव मास था उतना ही नेगेटिव मास है। मिला मिलू के कितना? 0। क्या रियल में कुछ नेगेटिव मास का एग्जिस्टेंस है? तो ऐसा कुछ भी होने वाला बस इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट कि हमने इतना नेगेटिव मास उठा के यहाँ चिपका दिया, तो प्लस सिग्मा था, माइनस सिग्मा के साथ क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ क्या बन गया? कैविटी। अरे वंस मोर, तो आज के बाद एक चीज याद रखिए, जब कभी कैविटी है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आए, चाहे इवन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर्स लॉ के टाइम पे है, और चाहे यहाँ पे आ रहा है, जहां कैविटी हो वहां जो चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हो, जितनी पॉजिटिव होंगी उतनी, जितनी पॉजिटिव उतनी, जैसे यहाँ मास की कैविटी है तो मान लीजिए जितना मास पॉजिटिव यहाँ पर है उतना मास क्या लाके रख दूंगा? नेगेटिव। अरे तो मैंने कहा अगर ये पूरा पॉजिटिव मास था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, और अगर ये पूरा नेगेटिव मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, और इसी को यहाँ पर रख दूंगा तो खोखला करा देगा यार। नहीं आ रहा? तो मैंने कहा क्यों ना, अब मेरे पास एक बॉडी नहीं क्या दो बॉडी बन गई है। एक वो बॉडी जो पूरी तरह से क्या पॉजिटिव मास से भरी हुई है, और एक वो बॉडी जिसका क्या इतना हिस्सा नेगेटिव मास का है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। अब लेकिन इसका मास कितना होगा, तो आप मास लिखोगे, आप मास को बड़ा डिस्क लिखोगे मेरे भाई, सिग्मा into this much area, and this much area is what? Pi into r square, but r is what? 2r। तो आप लिखोगे पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। एनीवन इज हैविंग डाउट? अच्छा सर मास ऑफ छोटा डिस्क कितना लिखोगे? मास ऑफ छोटा डिस्क को मैं लिखूंगा माइनस सिग्मा, और क्या लिखूंगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सहमत हैं आप लोग? तो आप ये मान सकते हो, आप ये मान सकते हो कि आपके पास सारा का सारा जो नेगेटिव मास यहाँ पर है वो क्या यहाँ पर कंसंट्रेटेड था? नहीं आ रहा समझ? कितना भैया? माइनस सिग्मा, इसको मैं m बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल दूं? m। तो माइनस m यहां पर है, प्लस का 4m यहां पर। नहीं आ रहा? वंस मोर, डाउट है? आपने कहा मेरे भाई माइनस m यहां पर रखा हुआ है और प्लस का 4m यहां पर रखा हुआ। बोलो सहमत हैं आप लोग? अब आपके पास तो दो मासेस हैं, उनके बीच की दूरी पता है कितना है? r। अरे भाई साहब ये पूरा कितना होगा? 2r, तो ये आधा कितना? r। अरे तो आपके पास अब ये सवाल तो ऐसा रहा कि एक 4m मास यहाँ है, इससे r दूरी पर माइनस m मास रखा हुआ, अरे और इसकी दूरी कितनी है भैया? r। आपको लोकेशन सेंटर ऑफ मास की 4m से बतानी है, m से? 4m से। अरे तो आप लिखोगे सामने वाला मास अपॉन टोटल मास। अरे सामने वाला मास कितना है मेरे भाई? आप लिखोगे सेंटर ऑफ मास की जो दूरी लिखोगे माइनस m अपॉन 4m माइनस m, दैट इज 3m। अरे आप लिखोगे 4m माइनस का लिखोगे m इंटू टोटल दूरी कितनी? r। और आपको पता है 4m माइनस m 3m, हमने m की ले ली, तो क्या भाई साहब मेरे भाई r माइनस का r/3 आएगा? माइनस इधर चल रहे थे प्लस, भाई साहब यहां से बता रहे मतलब इसी को ओरिजिन लिया है,
और माइनस आ गया मतलब इधर चलने के वजह क्या इधर शिफ्ट हो गया है। तो आपको पता है इसके सेंटर ऑफ डिस्क से कितनी दूरी पर होगा, r/3, और होना भी चाहिए। अरे क्योंकि भाई साहब सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैवियर मास, उधर मास ज्यादा तो क्या उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं आया, पहले बताओ क्या इस तरह की प्रॉब्लम आपसे हो पाएगी? नहीं आ रहा समझ? वंस मोर। अब कई बार वो यहाँ काटेगा, 2r का काटेगा, कैसा काटेगा, समझ आया क्या? डाउट है? हो पाएगा बाबूजी? मुंह देखना बंद करे, तुरंत प्रभाव से चेप ले। आप लोग कहो तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक और दे दूं आपके घर के लिए। चलो भाई इसको चेपो, फिर मैं दे देता हूं। कंसेप्ट हम लिखा दूं या समझ गए हो आप लोग? जहां कैविटी हो वहां पर क्या करना है, इधर सुन ले। जहां कैविटी है मतलब वहां कोई मास नहीं है, तो जितना मान लीजिए कि पूरा मास है, वहां पर जितनी कैविटी थी उतना रखा गया है नेगेटिव मास, सच दैट क्या हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल, वहां पर सारी इफेक्ट खत्म। और समझ में आ रहा है? चेपो फटाक से। चेपो चेपो। आप लोगों की भी इस वक्त तबीयत खराब चल रही है क्या? बहुत बच के रहिए, जानलेवा है, मौसम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ससुरा रात में ठंडक होती है, सुबहियां ठंडक होती है, दिनवा में गर्मी होती है। हमने भी मुंह रखा लिया कि आओ तुमसे लड़ाई करेंगे। सॉल ओढ़ के आ रही हो, ठाकुर बन गई हो तुम तो आजकल। ये दोनों हाथ मुझे दे दे। हटा दिया जी? हाँ भाई। अरे यार बहुत स्लो। ठीक है, ए सुनो ना, चले आगे। अरे चले हैं। इधर वाली लाइन भाई साहब एकदम शांत है। अरे जिंदा हो? अब भाई साहब इधर महफिल में खुद भी जागते रहो और हमें भी जगाते रहो तुरंत प्रभाव से। खैर अगली हेडिंग डाल लें। अब देखो यहां से फिर दो टुकड़े हो जाते हैं। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास को ढूंढा, अब सेंटर ऑफ मास को ढूंढ के कि तुम कहां होगे जानी, तुम कहां होगे, बोलो सही है? अब हमने कहा कि अगर सेंटर ऑफ मास हमने ढूंढ लिया तो किस तरह का कृत्य कर रहा होगा, मतलब क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या एक्सेलरेशन होगा, यस और नो? यानी नाउ वी विल स्टार्ट टू टॉक अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लगा लीजिए शगुन की हेडिंग, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, शानदार चीजें हैं भाइयों। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सारा जान दोगा? जान दो? ठीक है, चेप बड़ा अभी भी छूट गया। अब नस्लों कौन लिखता है यार? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सुने क्या हुआ? क्वेश्चन दे दूं क्या? ले लोगा? आओ लो, खुश रहो, आओ ले लो। ये लो मेरे भाई, ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है 2r। अरे सही बात है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा क्लू भी दिए देता हूं, इधर सुनो। वास्तव में आप कह रहे हो कि भाई साहब ये कैविटी कब बनी होगी? भाई इतना ही रीजन तो कैविटी दिख रहा है, वो तो सही है, यही रीजन तो कैविटी है। तो क्लू क्या है? आप पहले मान लो कि मेरी जो पूरी डिस्क थी वो कितने रेडियस की थी? 2r रेडियस।
अरे तो आपने कहा मेरे भाई पूरी डिस्क हमारी कितनी रेडियस की थी 2r। अब मैंने किया क्या होगा कि स्पेशल डिस्क लाई होगा जिसका रेडियस कितना होगा भाई r, मगर अगर इसकी डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा तो 100% इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा, और इसको उठा के जैसे यहां रखूंगा क्या खोखला बन जाएगा। और इसका आपको पता है अगर ये डिस्क भरा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π, मतलब 4r/3π ऊपर, इस रेडियस के 4r/3π ऊपर इस पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, और इसके 4r/3π ऊपर क्या इस पूरे नेगेटिव मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो आपको दिखेंगे दो मास, क्या सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे? नहीं आ रहा। वंस मोर डाउट है, मुंह देखना बंद कर दे, तुरंत प्रभाव से चेप। अरे ठीक है, क्लू दे दिया, चेपो जिसको चेपना है। हाँ भाई, अगली शगुन की हेडिंग डाल ले। अभी देखो मैं मिटाऊंगा तुरंत। अगली हेडिंग डाल ले, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुद्दा क्या है जरा मुद्दा सुने भाइयों। जिंदा है? बोलना पड़ेगा, अगर सीखना है तो बोलना पड़ेगा। आप समझ लीजिए। अब क्या है कि मान लीजिए मेरे भाई कि मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और जिनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। ऑब्वियसली यहां पर कुछ पार्टिकल बैठा हुआ है m1, ऑब्वियसली यहां बैठा हुआ है m2 और यहां बैठा हुआ है mn। सही बात है। तो इनके पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट किए जाएंगे? आप कहोगे इसका पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर एंड इसका कुछ होगा r2 वेक्टर एंड फाइनली इसका कुछ होगा rn वेक्टर। अरे सहमत है सब लोग? तो 100% एक बात क्लियर है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे क्या उनका मिला मिलू के कोई सेंटर ऑफ मास भी आएगा। एंड यू कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो सही है? ये है सेंटर ऑफ मास और यहीं पर सारे के सारे मास को क्या कंसंट्रेटेड मान सकते हो? कब नहीं मानोगे, क्या सत्य है, ये सब बताऊंगा, मगर अभी 2 मिनट समझ लें। क्या सहमत है आप लोग? अच्छा आप देखो ना ध्यान से, आप देखो मेरी बात सुनो। आपने कहा ये होगा कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास और इसकी जो पोजीशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगी दैट इज RCOM। अरे अगर मैं तेरे से पूछूं कि क्या RCOM लिख के बता सकता है तो तू कहेगा सर बहुत छोटी सी बात आपने पूछ ली है। अगर RCOM मेरे को लिखाना है तो मैं चुपचाप लिखूंगा भैया RCOM वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट M1 R1। अरे बोलना पड़ेगा M1 R1 प्लस का M2 R2 वेक्टर प्लस का M3 R3 वेक्टर एंड सो ऑन। क्या MN RN वेक्टर आ जाएगा? और इतने से काम नहीं चलने वाला है। क्या मेरे भाई M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, क्या MN आ जाएगा? यहाँ इसको गायब भी कर दो तो कोई बुराई वाली बात नहीं। सहमत है आप लोग? अब अगर ये तो पोजीशन वेक्टर आ गया, लेकिन जीवन में हो सकता है कि पोजीशन में चेंज आने लग जाए। भाई समय बीते सारे पार्टिकल इधर उधर छटकने लग जाएं और छटकने लग जाएंगे तो क्या मोशन में आ जाएंगे, और मोशन में आ जाएंगे तो मेरे भाई क्या सेंटर ऑफ मास भी मोशन में आ जाएगा। मतलब अगर समय के साथ ये पोजीशन चेंज हो जाए तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। मैंने कहा इसका मास m1 था, पोजीशन वेक्टर r1, तो क्या वेलोसिटी v1 वेक्टर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या v2 वेक्टर हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या vn वेक्टर हो जाएगी। तो 100% सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा क्या वो भी मूव कर जाएगा और उसके वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं VCOM वेक्टर। और आपको पता है पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको इक्वेशन मानता हूं 1, मानता हूं, नाम देने में क्या जाता है? अरे तो इस प्यार को नहीं, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और आप कहना चाहते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई? टाइम। अरे नहीं आ रहा समझ? और आप कहोगे जो कृत्य इधर करना है वो कृत्य क्या उस पार भी करना पड़ेगा। तो आपने लिखा भैया DRCOM, क्या लिखना है भाई? DRCOM बाई DT एंड इट मस्ट बी, आप लिखोगे M1 DR1 बाई DT प्लस क्या लिखोगे M2 DR2 वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे DT एंड सो ऑन। आप लिखोगे MN
और यहाँ क्या लिखोगे डी आर एन वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे भाई जी डी टी, और यहाँ पर क्या वही चलता रहेगा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, क्या mn ही चलता रहेगा। वंस मोर, अरे वंस मोर, अब आप मुझे बता दो डी आर सी ओ एम वेक्टर अपॉन डी टी को क्या मैं वी सी ओ एम बोल सकता हूं? यानी ये जो चीज है मेरे भाई इसको मैंने क्या लिखा वी सी ओ एम वेक्टर, और ये चीज क्या बन जाएगी V2 वेक्टर। अरे यानी जिस तरह से मैं लिख सकता था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m1 r1 m2 उसी तरह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखा जा सकता है m1 v1 प्लस का m2 v2 एंड सो ऑन mn क्या vn लिखा जा सकता है, और अपॉन क्या मास का वही टर्म चला आ जाएगा। भैया ये आर क्या चीज कहा आ रहा है कॉमन सेंस यू नो वो तो ऑटो करेक्टिव है। अरे सहमत है? एक बार मैं गया था, अब मुझे बोलना था लब बोल दिया है, जानलेवा हमला हो गया था। अरे घर कम टू द पॉइंट, सहमत हैं आप लोग? आप भी ना दिल पे ले तो मत लिया करो, झटके लगेंगे। कल भी हार्ट अटैक से एक हमारे रिश्तेदार टपक गए, समझ गए? ठीक है, हाँ टपक जाते हैं अपन में तो आजकल। ठीक है, तो आप लिखे m1 v1 m2 अरे और आप चुपचाप क्या लिख दो m1 प्लस का m2 एंड सो ऑन, क्या mn लिख दोगे। ये मिल गई वेलोसिटी, और आपको पता है हो सकता है समय बीते क्या वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाए, और वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा क्या 100% एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन लाने वाला एक ही है एक्सीलरेशन। आप कहोगे कि अगर वेलोसिटी में परिवर्तन आया तो इसका एक्सीलरेशन लिखूंगा a1, इसका लिखूंगा एक्सीलरेशन a2 और 100% इसका एक्सीलरेशन ACOM एंड 100% AN। सहमत हैं आप लोग? देख पोजीशन निकाल लिया, पोजीशन में चेंज आया, वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप कहोगे ये रहा इक्वेशन द्वितीय, और द्वितीय इक्वेशन को यदि आप अवकलित करोगे, नहीं डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, तो आप कहोगे डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू समय। अरे सही बात है, अरे बोल दो यार। और आप कहोगे मेरे भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कहां से आया कोई लेना देना नहीं, अब्बा बता गए dVCOM by dt क्या आएगा ACOM। समझ में आ रहा है क्या? तो आप ACOM बराबर लिखोगे m1 a1 प्लस का लिखोगे m2 a2 एंड सो ऑन, क्या लिखोगे mn an। अरे सही है? डाउट है? अच्छा मेरे भाइयों, और आप क्या लिखोगे, लिखोगे m1 m2 एंड सो ऑन, क्या mn लिख दोगे। इसका मतलब आपके जीवन में अगर सभी पार्टिकल के पोजीशन दिए हो तो क्या मेरे भाई आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। सभी पार्टिकल की वेलोसिटीज दिए, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। एंड सिमिलरली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब उस पॉइंट, अरे डाउट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट की बातें चल रही है। सहमत है आप लोग? अब ये बात तो अपने को समझ में आई, और इसी से रिलेटेड अगर बेसिक अपने सवाल अपन लोग करने की कोशिश करें तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई बताओ एक पार्टिकल इधर जा रही है, 2 किलो का पार्टिकल है और 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका मास है 3 किलो। बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? बोल बता पाएगा? अरे बता पाएगा? क्या ही करना है, m1 v1 m2 v। अरे तो हाथ साफ करने के लिए यार, इसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ मैं कह लुक करेगा भाई साहब एडवांस लेवल आप समझते हो भाई साहब। आप लिखोगे कि VCOM जो होगा वो लिखा जाएगा 2 गुणे 10 प्लस का लिखोगे 20 गुणे 3 अपॉन क्या मेरे भाई 5 लिख दोगे। मुश्किल लग रहा है क्या? तो 20 और 60 80, 80 बटे 3 80 बटे 5 16 ही आता है क्या? अरे रुला देते हो यार तुम तो, कई बार भावुक हो जाता हूं। 16 मीटर पर सेकंड, बोलो सही है? अच्छा एक मिनट,
अगर यहीं पर वेलोसिटीज इस रूप में ना देके अपोजिट दे दी जाती तो अरे तब भी लिख लेते mv1 माइनस क्यू, वेलोसिटीज अ वेक्टर। अरे अच्छा सुन, यहीं पर वेक्टर के फॉर्म में इसकी वेलोसिटी आई जे के दे दे तो ना कर पाता? अरे कर रहे भाई। वैसे प्रश्न में कराने वाला नहीं, लेकिन अब प्रश्न नहीं कराने वाला हूं, लेकिन कुछ प्रश्न करने वाला हूं। मैं एक बात बार बार बोलता आ रहा था कि सेंटर ऑफ मास is not a point on which whole mass of the system can be assumed to be concentrated or can be concentrated। वो पॉइंट नहीं है। फिर कहता भी जा रहा हूं कि पूरे सिस्टम के मास को यहां मान लो, तो कब मान ले सकते हैं और कब नहीं मान सकते हैं, क्या ये बात समझ लेना चाहिए? नहीं आ रहा समझ? तो दरअसल है क्या, बहुत प्यारी वचन बोलता हूं। जब हमने फिजिक्स की जो इक्वेशन आई ना, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, जब इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लगाया, हर इक्वेशन को लगाया, काइनेटिक एनर्जी लगाया, पोटेंशियल एनर्जी लगाया, न्यूटन लॉ लगाया, मोमेंटम की इक्वेशन को लगाया सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। किसके लिए? जब भी हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन को सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर लगाने लगे तो हमने एक चीज देखा कि एक पर्टिकुलर टर्म बार बार रिपीट हो रही। कब रिपीट हो रही है? जब कोई क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ जो रिलेशन रखती है वो कैसी रखती है? लीनियर। अब कुछ समझ में नहीं आया मैंने बोला क्या? अगर ये बात समझना है इसको चेपो, फिर मैं आगे बात करूंगा। इसको मिटाऊंगा इसको। अभी रुको, यही 2 मिनट रुको तो सही। कहाँ मोमेंटम? अंशी जी निपटा दिए जाए। अरे कोई बात, दिक्कत हो रही है? ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई ठीक है। मिटा दिया जाए। ठीक है। अरे सेंटर ऑफ मास की आप लोग को शीट मिली नहीं अभी? दिलवाता हूँ। न्यूक्लियाई की भी नहीं मिली है ना? ऑप्टिक्स की तो मिल चुकी है। अरे नए प्राणी हो ना आप लोग, थोड़ा सा रुक के मिलेगी। हाँ भाई, निपटा दिया जाए। चलो
नहीं ज्यादा नहीं निपटाऊंगा, इधर थोड़ा बहुत निपटाऊंगा इसको, या छोड़ो ध्यान दे दो बस 2 मिनट, इधर आओ इधर आओ इधर इधर, 1 मिनट। अब मुद्दा क्या है कि मास्टर एक बात पे खड़ा था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं है जहां पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जाए, तो फिर आखिर ये फिर अपने आप ही कहने लगा मास्टर कि यहां पर पूरा मास को कंसंट्रेटेड मान लो। तो कब मान सकते और कब नहीं मान सकते? मैंने कहा दरअसल हमने बहुत सारी इक्वेशंस इस चैप्टर तक आने से पहले पहले पढ़ रखी है, यस और नो? जैसे मैंने भाई साहब न्यूटन्स लॉ पढ़ रखा है, और न्यूटन्स लॉ में मेरे को समझ में आता है एफ नेट बराबर क्या होता है, m इंटू ए। अरे सही है। फिर मैंने एक बात पढ़ रखी है मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम बराबर होता है m इंटू वी। अरे आप देखोगे फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़ रखा है हाफ m v स्क्वायर। अरे सही बात है। अच्छा फिर मैंने एक आध शब्द और पढ़ रखे, मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखा है mg इंटू एच। अरे सही है। अच्छा 1 मिनट, अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आप ये देखो, ये कौन है, ये कौन है, पोजीशन वेक्टर, सही है ना? अच्छा आप देखना ये कौन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं है, दरअसल इसको लिखो dr वेक्टर अपॉन dt। अरे अच्छा आप मुझे बताओ ये कौन है, एक्सीलरेशन। दरअसल एक्सीलरेशन मत कहो, आप इसको लो d स्क्वायर r अपॉन क्या dt बोल दोगे, dt स्क्वायर। सहमत है आप लोग? बस बस बस। तो ये है पोजीशन वेक्टर, ये है उसके डेरिवेटिव्स। अरे मतलब पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दीज आर द पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डेरिवेटिव। अरे सही बात है। तो हमने क्या किया, जब इन इक्वेशन को फिजिक्स के अंदर सिंगल पार्टिकल के लिए अप्लाई करा तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का बात ही क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होता है। मतलब जब इन इक्वेशन को हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई किया, अरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई किया, तो हमने देखा बार बार एक टर्म आ जा रही है, बार बार एक टर्म आ जा रही है। कब आ जा रही है, जब पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव, जब पोजीशन वेक्टर, जैसे ये देखो h क्या है, पोजीशन। अरे जमीन से उस बॉल की पोजीशन ही ना होती है, ये पोजीशन। जब किसी क्वांटिटी का पोजीशन वेक्टर, जब किसी क्वांटिटी का पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव, जैसे मोमेंटम एक क्वांटिटी है, इसका जो रिलेशन है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। अरे फोर्स एक क्वांटिटी है जिसका रिलेशन किसके साथ है, पोजीशन वेक्टर के डेरिवेटिव के साथ। अरे नहीं आ रहा समझ? तो आप जरा समझे, हमने देखा, अच्छा यहां पर h की पावर कितनी, यहां पर v की पावर, यहां पर a की पावर, किसी की पावर 1 हो, क्या रिलेशन लीनियर कहलाता है? यानी कि यहां पर जो f और a का रिलेशन है, f एंड a का रिलेशन कैसा है, लीनियर। अरे यहां पर p एंड v का जो रिलेशन है कैसा, लीनियर। अरे यहां पर k एंड v का जो रिलेशन लीनियर या क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक आ रहा है यार, तो आप तुरंत प्रभाव से बोलोगे क्वाड्रेटिक है, बोलो समझ में आया क्या? लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और जो हाइट माने पोजीशन का रिलेशन कैसा है, लीनियर। सहमत है आप लोग? तो हमने देखा कि हर उन क्वांटिटी के अंदर, हर उस क्वांटिटी के अंदर सेंटर ऑफ मास अपने आप उत्पन्न हो जा रहा है, जिस क्वांटिटी के अंदर पोजीशन, जिस क्वांटिटी का रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ कैसा है, लीनियर। यहां पर लीनियर नॉन लीनियर, मतलब फोर्स के केस में आप लिख सकते हो m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप मोमेंटम के केस में लिख सकते हो m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केस में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिकली देखा कि वही जगह आता है, उन्हीं क्वांटिटीज में उत्पन्न होता है जिन क्वांटिटीज का रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ कैसा होता है, लीनियर। यहां लीनियर रिलेशन, क्या यहां लीनियर रिलेशन है, क्या यहां लिख सकता हूं? और आपको दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, और दिखा रहा हूं आपको। आप इजाजत दो मैं इसको मिटा दूं? अरे गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब सुने जरा, देखो ध्यान से, आप इस चीज को देखो ना, इस चीज को देखो, इस चीज को, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। आप मुझे बताओ इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, क्या m टोटल लिख सकता हूं? अरे तो मैं क्या लिखा,
मैं लिखा m टोटल इनटू क्या मेरे भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दिया हूं। और ये किसके बराबर आया, ये आया m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन, अरे इसके बराबर आया है। और ये क्या है, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। आपने कहा भैया ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल का, ऐसे सारे पार्टिकल का मोमेंटम यदि वेक्टोरियली ऐड कर दोगे तो क्या मेरे भाई सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। तो आप आज के बाद देखो सिस्टम का मोमेंटम चाहो तो ऐसे लिखो और चाहो लिखो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरे सिस्टम का अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। ये बताओ हमने कुछ किया या अपने आप उत्पन्न हो गया। कब उत्पन्न हुआ, जब किसी क्वांटिटी का रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ कैसा था, नहीं आया। आप इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, इस चीज को, ये क्या है, अरे टोटल मास। कौन सा टोटल मास, जो तुम्हारे सिस्टम में है। इससे पहले की फोटो याद आ रही है, अरे यहाँ पे एन पार्टिकल बने हुए थे, उन्हीं में सबके नाच कूद रहे थे, पूरा मिला मिलू के मास क्या था, एम टोटल था। नहीं आ रहा समझ, एम टोटल हाई सब मास है, तो आप लिख सकते हो एम टोटल इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसको लिखा जा सकता है m1 a1 प्लस का m2 a2, और ये बात लिखी जा सकती। आप मुझे बताओ, अगर ये सिस्टम है, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल है m1 जिनका एक्सीलरेशन क्या है a1, अरे भाई व्हाट इज दिस m2 एंड एक्सीलरेशन a2, व्हाट इज दिस mn एंड एक्सीलरेशन a, अरे if you are writing m1 a1 vector, what is this, force नहीं, net force on first particle, अरे what is m2 a2, net force on the second particle, what is mn a1, net force on nth particle। क्या सभी m1 a1 m2 a2 mn an को जोड़ दिया जाए, क्या नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे निकल आएगा। तो नेट फोर्स लिखने के दो तरीके हैं, चाहिए तो लिखिए m1 a1 m2 a2 और तेल लेने गया सब कुछ, क्या लिख सकते हैं नेट फोर्स को m टोटल इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब आप ये मान सकते हो कि यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास, इस पर पूरे के पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान लीजिए और इसका एक्सीलरेशन का ACM लिख सकते हो। मतलब कि जब कभी पोजीशन वेक्टर का किसी भी क्वांटिटी का रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ लीनियर होगा, तो आप मान लो कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पर रखा हुआ है और उस पॉइंट का क्या नाम है, सेंटर ऑफ मास। पूरे बॉडी के मोशन को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इस एक पॉइंट के मोशन को एनालाइज कर लीजिए, क्या पूरी बॉडी का मोशन मिल जाएगा। नहीं आया, अरे नहीं आ रहा, कब होगा समझ आया क्या। क्या काइनेटिक एनर्जी केस में कर सकता हूं, नहीं नहीं नहीं। सहमत हैं आप लोग, नहीं आ रहा, डाउट है, अरे बोल दे यार। देखना ध्यान पूर्वक, आप देखो ना, यानी कि आपने बोला इसका मतलब इसी तरह से अगर मान लीजिए इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, तो आपने कहा नेट मोमेंटम लिखने के लिए मान लीजिए कि टोटल मास एक पॉइंट पर बैठा है जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास, और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी बॉडी का क्या मेरे भाई इफेक्ट पता चल जाएगा। नहीं आ रहा समझ। तो आपके पास दो तरीके हो गए नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे लिखने के, एक तरीके या दो तरीके, या तो हर पार्टिकल पर नेट फोर्स लिखिए, उसको वेक्टोरियली ऐड कीजिए, या चुपचाप लिखिए m टोटल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं आ रहा समझ। उसी तरह से यहां पर आपको अगर सिस्टम के लिए लगाना है तो आप लिखोगे सिस्टम और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पर सिस्टम लिखोगे और यहां पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखोगे अगर, तो हाइट ऑफ क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास। अरे बताओ क्या जरूरत आई और कब यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, समझ आया क्या। सेंटर ऑफ मास इज जस्ट अ मैथमेटिकल पॉइंट, मगर हमने देखा कि यार ये तो आगे चल के कुछ नए नए इफेक्ट दे रहा है। नहीं आ रहा समझ। और कब नए नए इफेक्ट दे रहा है, जब किसी क्वांटिटी का रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ कैसा होता है, लीनियर। वंस मोर, इस पे और चर्चा करूं, समझ में आ रहा है। आप देखो ना यार, अरे देखो ना, m1 a1 क्या है, नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल, m2 a2 नेट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, mn an इज व्हाट, नेट फोर्स ऑन nth पार्टिकल।
और ये किसके बराबर है, m टोटल इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सही बात है भाई, इन सबको जोड़ रहे हो तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे आ जा रहा है। भाई इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को नेट फोर्स ऑन द सिस्टम लिख सकते हो ना। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज व्हाट, m टोटल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी टोटल मास को किसके एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब टोटल मास को कहां मान लो, सेंटर ऑफ मास पर। और लेकिन क्या यही काम काइनेटिक एनर्जी से कर सकते हो क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी में ऐसे लिखा जा सकता है, के सिस्टम बराबर हाफ m टोटल v COM स्क्वायर लिख दूं क्या? 100% गलत है। कारण लीनियर रिलेशन। और मैंने बताया अभी तक इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखने का एकमात्र तरीका, हर एक की काइनेटिक एनर्जी लिखिए और क्या एल्जेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा। नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा, समझ में आया है क्या? डाउट है? हटा ले तुरंत प्रभाव से, इसको फटाफट छापे, फिर मैं आगे बात करूं। कहां रखते हो पैर ना, ऐसे मत किया करो, हमारी जगह है, इस पर अतिक्रमण नहीं। अरे समझ में आ रहा है बाबू? और इस पे चीखू है, समझ आया क्या? डाउट है? ये जो शब्द बोला हूं ना सेंटर ऑफ मास पे, मेडिकल लेवल पे बहुत बोल दिया हूं। अच्छे अच्छे जेई के लौंडों को ये शब्द नहीं पता होता। जाके किसी से पूछ देना व्हाई वी यूज सेंटर ऑफ मास, कम मान सकते हैं। कई सारी किताबों में लिख रखे सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां मास उठा पटक दो। कई सारे बड़े बड़े टीचर बल्ला वल्ला बना के आएंगे, गलत पढ़ा चल जाएंगे। मैंने देखा है, खुद देखा है यूट्यूब पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से गलत पढ़ा के चले जाते हैं। हाँ देखो, अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेडिकल एग्जाम निकालना, ना कि किसी को नजरों से निकालना। अपन बेहतर जानते हैं क्या मतलब है किसी दूसरे से पूछने की, और वो भी फिर जान जाएगा ना, आपको नहीं बता, मत बताया करो। विद्यार्थी जीवन में कभी दूसरों के सवाल मत बताया करो। मेरे जेई में नंबर खराब जो थोड़े से हुए थे, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मेरा एक, हाँ सबसे बड़ा कारण ये था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो मेरे नंबर हमेशा बहुत शानदार आते थे मोशन के टेस्ट में। उसने मेरे से एक दिन सवाल पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड का, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कॉन्फिडेंस था, और उस दिन वो एग्जाम जेई के 2 दिन पहले की बात है, मेरे से सवाल हुआ नहीं। फिर आप समझ रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई, और वास्तव में वो सवाल हमारे लेवल का नहीं था, वो कर्ल डाइवर्जन रिलेटेड सवाल था। आपको इस लेवल पे पता ही नहीं आपके लिए कौन सा सवाल बना हुआ है। क्या? अरे भाइयों, मास स्केलर है, कैसे क्रॉस डॉट करोगे भाई वेक्टर के साथ ये? अरे चाचा है चाचा, अब मम्मी ने आज पूरे मूड में हूं। ठीक है जी। मुझे मिटाने दो प्लीज, मुझे इजाजत दो, इसको मैं निपटाऊं। प्लीज, पंचायत नहीं। ठीक है, हाँ मैं लिखवा दूंगा बेटा, आप पूरा छापो। तो सब लोग छाप चुके हैं क्या? तो लिखें, कुछ पॉइंट जगह छोड़ के लिखें। हम हर उस क्वांटिटी के अंदर हम हर उस क्वांटिटी के अंदर सेंटर ऑफ मास पर सभी मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं।
हम हर उस क्वांटिटी के अंदर सेंटर ऑफ मास पर सभी मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं जिस क्वांटिटी का रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ, जिसका रिलेशन पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ लीनियर दिखेगा, लीनियर दिखेगा, पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव के साथ लीनियर दिखेगा। सहमत हो आप लोग? मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि बेटवा अगर सुन, मान ले मेरे पास बहुत सारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1, एक्सीलरेशन a1 वेक्टर। अरे सहमत हो? और इसका मास कितना है बबुआ? m1। एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना? m2, इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर, एक्सीलरेशन a2 वेक्टर। अरे और इस एक nth पार्टिकल है, nth पार्टिकल की वेलोसिटी vn वेक्टर, एक्सीलरेशन an वेक्टर और मास कितना? mn। अरे नहीं आ रहा क्या? तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो यार आप लोग? कम समझ में आता है क्या? नहीं आ रहा तो पूछो। डजंट मैटर कि हाउ पिक्चर रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही। अरे पिक्चर दो ही बातें हैं, फ्लॉप होगी या हिट होगी, पर आपका हिट होना जरूरी है। सहमत है आप लोग? yes, आप लोग जागते रहे और हमें भी जगाते रहे। इधर सुनिए ध्यान से। तो मैंने कहा मेरे भाई 1% इसके अंदर होगा जिसका नाम सेंटर ऑफ मास। इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इसका एक्सीलरेशन मस्ट बी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। अरे सही बात है। तो इस पे n पार्टिकल है। क्या है भाई? n पार्टिकल। अरे सहमत हो? अब अगर मैं कहूं कि भैया एफनेट लिख के दिखाओ, क्या दिखाओ? एफनेट। तो आपको पता है एफनेट किस पर? सर पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। यस और नो? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, मतलब नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन टू। अरे और क्या नेट फोर्स ऑन nth पार्टिकल करूंगा? और आपको पता है नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या? m1 a1 वेक्टर लिखा जाएगा। अरे बोलना पड़ेगा। और फिर मेरे भाई सेकंड पार्टिकल पे लिखना पड़ेगा m2 a2 वेक्टर। अरे सही बात है। अरे nth पार्टिकल पे mn an वेक्टर। अरे ऐसा करोगे आप नेट फोर्स पाओगे, इसमें कोई बुराई। और आप सोचो ना n पार्टिकल पे जा रहे हो, इससे बेहतर है कि आप क्या करो, मान लीजिए कि ये पॉइंट कौन है? सेंटर ऑफ मास। और मान लीजिए कि सारा का सारा मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है और इसका एक्सीलरेशन कितना है? ACO। अरे तो पूरे सिस्टम का लिखने के लिए अगर एफनेट आप सिस्टम पे लिखना चाहते हैं तो भाड़ में गया हर पार्टिकल, लिखिए टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे कुछ डाइजेस्ट हुआ है? कुछ डाइजेस्ट हुआ है? चेपो फटाक से, फिर मैं आगे बात करूंगा, इसको भी मिटाऊंगा। ठीक है जी? हाँ जी, इधर का चेप दो। हमारी दो बेटियां अलग परेशान रहती हैं, उन बेचारों। कल ऑप्टिक्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखा रहा तो बेचारी लिख रही थी, तो कह रही गंदा हो गया नोट्स हमारा। गंदा हो गया नोट्स हमारा। कह रहे सर 2 साल पढ़ने के बाद ना, कुछ बिके ना बिके, डॉक्टर बने ना बने, नोट्स बिकेंगे सर अच्छी कीमतों पे। अच्छी कीमतों पे सर, जितने पैसे टॉर्क्स को देंगे उतने तो नोट्स में मिल जाएंगे। और उसके ऊपर भी प्रचार, पहले बोर्ड लगवाएंगे, जहर वाली किताबें, जहर कंसेप्ट। आओ इधर आओ। अरे आओ इधर आओ। ए देवियों सज्जनों, अच्छा फिर से 1 मिनट, अभी तो आपसे नेट फोर्स दिखाया गया। इसका मतलब जब नेट फोर्स, 1 मिनट, जब नेट फोर्स किसी सिस्टम पे लिखना है तो हर पार्टिकल पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या ढूंढ लीजिए? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का ढूंढ लीजिए एक्सीलरेशन, और मान लीजिए कि टोटल मास यहीं पर रखा है, तुरंत लिख दीजिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द m टोटल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे डाउट है? अच्छा जी, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अच्छा मैंने कहा भाइयों, अभी मैं सिस्टम का मोमेंटम लिखना चाहता हूं,
क्या लिखना चाहता हूं? सिस्टम का। तो सिस्टम का मोमेंटम लिखने में कुछ नई बात नहीं है। मैं लिखूंगा पहले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, ऐसे क्या nth पार्टिकल का मोमेंटम? सर ये खोपड़े पे तीर क्यों लगा रहे हो? क्या मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा यार P1 को लिख सकता हूं M1 V1 M2 V2 एंड क्या MN VN कर दूंगा मेरे भाई? अरे बोल दे यार। भाड़ में गया ये सब। ये बात बिल्कुल सही है, ये तरीका सही है। जितने और एक का मोमेंटम लिखो वेक्टरली जोड़ो, कोई रोकने वाला नहीं है। इससे बेहतर तरीका ये है कि पूरे सिस्टम का मास एक पॉइंट ढूंढ लो जिसका नाम है मान लीजिए सारा का सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है और इसकी वेलोसिटी लिख दीजिए VCOM और लिख दीजिए P सिस्टम जो होने वाला है वो दरअसल बराबर होगा M टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सहमत है? इन काइनेटिक एनर्जी के केस में ऐसा लिख सकते नहीं है। सबको सहमति है? किसी को दुख है? अरे है दुख? चेपो फटाक से फिर मैं बात करता हूं। चेपो 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 भाई। वो आपने सुना है ना, वो बर्तन में एक चावल पक गया तो इट इज अज्यूम्ड दैट सारे ही पक गए। तो आप समझ रहे हो? मुझे पता चला अच्छा आपका हो गया, अच्छा ठीक है सबका ही हो गया होगा। जब आपका हो गया तो फिर आप समझ रहे हो। अब मिटाऊंगा यार, चले क्या हुआ? ठीक है नहीं ठीक है। अरे यार फिर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। प्रशांत जी एक सवाल मुझे बताओ यार, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है यार, 2 किलो का मास है यार, ये 3 किलो का मास है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है यार। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो यार। दस। अरे कितनी गरीबों वाली बात आपने कर दी है। थू थू है इस बात पे। अरे फिर थूक दो साहब। 2 गुना 10, 3 गुना 10, 3 2 50। अरे यार 50 बटा 10 10 ओए ओ 10 आ गया। अरे 10 आ गया। व्हाट डज इट मीन? अगर आपके सिस्टम में सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, तो जो वेलोसिटी सभी पार्टिकल की होगी वही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी। सर तो इसमें कौन सा चमत्कार कर दिया? सुनो तो सही, आप जो एनएलएम वगैरह में न्यूटन लॉ लगाते थे दरअसल वहां भी सेंटर ऑफ मास का ही लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि पूरी बॉडी सेम वेलोसिटी से चलती थी, सेम एक्सेलरेशन से चलता था, क्या सेंटर ऑफ मास भी उतने से चलेगा? तो वहां पर भी जो बॉडी के लिए लिखते थे F net बराबर मा, तुम गए देश।